बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द इमिटेशन गेम। ये कहानी एलन ट्यूरिंग के जीवन की सच्ची कहानी है। एलन ट्यूरिंग जो कि एक मैथमेटिशियन, कंप्यूटर साइंटिस्ट, क्रिप्ट एनालिसिस्ट, थ्योरेटिकल बायोलॉजिस्ट थे। एलन ट्यूरिंग वो इंसान थे जिन्होंने बिना जंग में गए लाखों लोगों की जान बचाई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक अहम भूमिका निभाई। तो चलो अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। ये कहानी शुरू होती है सन 1951 से, जहां पर यह दिखाया जाता है कि कोई पुलिस को फोन करता है और ये बताता है कि एलन ट्यूरिंग के घर में चोरी हुई है। लेकिन घर की हालत देखकर उन्हें ऐसा कुछ नहीं लगता जैसे वहां से कुछ चोरी हुआ हो। वहां पर एलन ट्यूरिंग भी होते हैं और पुलिस वाले उन्हें कहते हैं कि रात को आपकी पड़ोसियों का कॉल आया था और उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत हंगामा हुआ। आप हमें बताइए यहाँ पर क्या चोरी हुआ है और हम उस इंसान को ढूंढ निकालेंगे। एलन ट्यूरिंग बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आप उसे ढूंढ सकते हैं। अगर वो आपकी आंखों के सामने भी आ जाए तब भी आप उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो ये होगा कि तुम किसी सफाई वाले को भेज दो। पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनमें से एक इंस्पेक्टर को ये लगता है कि एलन ट्यूरिंग कुछ छुपा रहे हैं। और इसके बाद पूरी कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में। और ये वक्त होता है सन 1939 का, वो वक्त जब जर्मनी की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था और ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था और इसीलिए उनके बहुत सारे खुफिया प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। अब एलन ट्यूरिंग ब्लेचली पार्क जाते हैं जहां पर सेना के आर्मी के कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और वहां पर वो कमांडर एलिस्टर डेनिस्टन से मिलता है। दरअसल डेनिस्टन एक ऐसे आदमी को जॉब के लिए ढूंढ रहा होता है जो जर्मन के मैसेजेस जो एक कोड भाषा में होता है उन्हें डिकोड कर सके, यानी कि उनको सुलझा सके, उनका मतलब पता कर सके। लेकिन जब डेनिस्टन को यह पता चलता है कि एलन को जर्मनी भाषा का जी भी नहीं आता तो वो उसे वहां से निकालना चाहता है। वो अपनी असिस्टेंट को बुलाता है, लेकिन तभी एलन बोलता है कि एनिग्मा, और ये नाम सुनकर डेनिस्टन रुक जाता है। दरअसल एनिग्मा उस मशीन का नाम होता है जिससे हिटलर के ऑफिसर्स एक दूसरे को ये संदेश भेजते हैं कि कहां पर और कब और कैसे हमला करना है। डेनिस्टन रुक जाता है और एलन डेनिस्टन को बोलता है कि जर्मन एनिग्मा मशीन से जो संदेश भेजते हैं वो एक पजल की तरह है और मुझे पजल सुलझाना पसंद है। डेनिस्टन कहते हैं कि इस पजल को सुलझाना नामुमकिन है, दुनिया का कोई भी देश इसे सुलझा नहीं पाया। एलन बोलता है कि ठीक है, मुझे सुलझाने दीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। और इसके बाद वो एलन को 5 लोगों से मिलवाते हैं। दरअसल ये पूरी एक टीम होती है जिसके साथ मिलकर एलन को काम करना है। यहाँ पर एनिग्मा मशीन भी होती है। डेनिस्टन बताते हैं कि इसी मशीन से जर्मन संदेश भेजते हैं और अगर हमें उनके संदेश को समझना है तो हमें इस मशीन को समझना पड़ेगा। वो बताते हैं कि जर्मन हर सुबह 6 बजे एक मैसेज, एक संदेश भेजते हैं और रात को 12 बजे तक वो इस मशीन की सेटिंग पूरी तरह से बदल देते हैं। यानी कि हर एक संदेश को समझने के लिए हमारे पास मात्र 18 घंटे होते हैं और अगर हमें उस संदेश को समझना है तो सबसे पहले हमें इस मशीन को समझना होगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था क्योंकि ये छोटी सी मशीन, इसकी सेटिंग्स लगभग 159 मिलियंस थी, जिसे समझना लगभग सभी के लिए असंभव था। अब वहां पर एक और ऑफिसर आता है, इसका नाम स्टुअर्ट होता है। वो बताता है कि इस मशीन के संदेशों की वजह से हमारे कई लोग, कई जवान मर चुके हैं। वो बताता है कि जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ ठीक इतनी देर में हमारे 4 लोग मारे जा चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम हर रोज इस मशीन के संदेशों की वजह से कितने लोगों को खोते हैं। अब ये उस मशीन के मैसेजेस को डिकोड करने का काम शुरू करते हैं और हिसाब लगाया जाता है कि अगर इस मशीन में 159 मिलियन सेटिंग्स हैं और अगर ये टीम हर एक सेटिंग को चेक करती है तो इसे डिकोड करने में 20 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। अब ये सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं और इनमें से कुछ जर्मन संदेश को डिकोड भी कर लेते हैं और जब वो एलन को बताते हैं तो एलन बोलता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है और एलन ने सही कहा होता है, वो सिर्फ एक अंदाजा था। एलन कहता है कि मैं एक ऐसी मशीन बनाने जा रहा हूँ जो हर एक कोड को, हर एक संदेश को बिल्कुल सही बताएगी। एलन ट्यूरिंग के काम करने के तरीके से, उनके बोलने के तरीके से यहाँ पर उनके साथ के जितने भी लोग होते हैं वो उनसे खुश नहीं होते। उन्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा रूड हैं। अब एलन ने जो मशीन बनाने का नक्शा तैयार किया होता है उसके लिए उसे सामान की जरूरत होती है और जब वो उस सामान की डिमांड करता है तो उनकी यूनिट का जो हेड होता है जिसका नाम अलेक्जेंडर है वो उसके लिए मना कर देता है। इसके बाद वो डेनिस्टन के पास जाता है और वो उसे समझाता है कि एक मशीन को डिकोड करने के लिए हमें इंसानी दिमाग नहीं बल्कि एक मशीन की ही जरूरत होगी।
क्योंकि एनिग्मा एक आम मशीन नहीं है, ये बहुत ही एडवांस्ड मशीन है। लेकिन डेनिस्टन भी उसके काम में इंटरेस्ट नहीं लेता और इसकी वजह एक ये भी होती है कि उसके साथ काम करने वाले सभी आदमियों ने उसकी शिकायत डेनिस्टन से की थी। अब जब एलन देखता है कि उसका काम यहाँ पर नहीं बन रहा, इसीलिए वो एक लेटर विंस्टन चर्चिल को लिखता है, जो सन 1940 से 1945 तक प्राइम मिनिस्टर भी थे। और जब चर्चिल एलन के लेटर को पढ़ते हैं, उसके मशीन बनाने के आइडिया को समझते हैं, तो न केवल वो उसे फंडिंग करते हैं बल्कि उसे इस प्रोजेक्ट का हेड भी बना देते हैं। और हेड बनने के बाद एलन 2 लोगों को निकाल देता है क्योंकि वो जानता है कि ये 2 इस प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं कर सकते। उसने 2 लोगों को निकाला है, इसीलिए उसे 2 लोगों को और हायर करना है, पर वो हायर अपने तरीके से करना चाहता है। वो न्यूज़पेपर में एक बहुत ही टफ क्रॉसवर्ड देता है और उसमें ये लिखता है कि जो इसे 10 मिनट में सुलझा लेगा उसे हमारे पास इंटरव्यू के लिए आना होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स वहां पर आते हैं और वहां पर इंटरव्यू में उन्हें एक और क्रॉसवर्ड दिया जाता है और कहा जाता है कि इसे आपको 6 मिनट्स के अंदर पूरा करना होगा। यहाँ पर 2 लोग होते हैं जो इसे 6 मिनट्स के अंदर पूरा कर लेते हैं। इन दोनों को ये भी बताया जाता है कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल काम है, यहाँ पर जो कुछ भी होगा इसके बारे में आप कभी भी किसी से भी कोई भी डिस्कशन नहीं करोगे। अब जिस दिन इनकी ज्वाइनिंग होती है, लड़का तो आ जाता है लेकिन जो लड़की होती है जिसका नाम जॉन क्लार्क है, वो वहां पर नहीं आती। और जब एलन उसके घर पर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उसे ऐसी जगह पर काम करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे जहां पर सिर्फ मेल काम करते हो। लेकिन एलन किसी भी कीमत पर उसे अपनी टीम में चाहता है क्योंकि उसने पजल मात्र 5 मिनट और 34 सेकंड्स में सुलझा लिया था। एलन क्लार्क को बोलता है कि हमारे साथ कई ऐसी लड़कियां हैं जो टाउन में रहती हैं और एक साथ रहती हैं, अगर तुम चाहो तो उनके साथ रहकर वहां से काम कर सकती हो। यहाँ पर एक चीज और दिखाया जाता है, हालांकि क्लार्क बहुत ही इंटेलिजेंट है लेकिन उसे अपने आप पर उतना विश्वास नहीं होता क्योंकि उसने मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर किया था, उसके बाद भी उसे स्कॉलरशिप नहीं मिली। वो एलन को बोलती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। एलन कहता है कि कभी कभी दुनिया जिन लोगों को कुछ भी नहीं समझती वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कोई नहीं कर पाता। दरअसल बचपन में एलन का एक दोस्त था जिसका नाम क्रिस्टोफर था और क्रिस्टोफर ने एलन की जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाई थी और ये सेम बातें एलन को क्रिस्टोफर ने कही थी। और क्रिस्टोफर ही एलन का वो दोस्त था जिसने उसे क्रिप्टोग्राफी से इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि कोडिंग की भाषा से। एलन को जहां पर स्कूल में सब बच्चे तंग करते थे, वहीं क्रिस्टोफर उसका बहुत ध्यान रखता था, उस पर बहुत विश्वास करता था, जिसकी वजह से एलन के दिल में उसके लिए फीलिंग्स भी डेवलप होना शुरू हो गई थी। वहीं अब ये दिखाया जाता है कि इनकी मशीन बनने में लगातार टाइम बढ़ता ही जा रहा होता है और हर रोज 18 घंटे के अंदर जो भी इन्हें कोड यानी कि छुपा हुआ मैसेज मिलता है वो 12 बजे के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाता है, क्योंकि उस मैसेज में जो कुछ लिखा होता है उस काम को वो अंजाम दे चुके होते हैं और साथ ही मशीन्स की भी सेटिंग्स जर्मन पूरी तरह से बदल देते हैं। और एलन जिस मशीन को बना रहा है, अगर वो मशीन बन गई तो इनकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि वो मशीन अपने आप ही अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करके हर रोज इनके सारे मैसेज को डिकोड करके इन्हें बता देगी कि जर्मन्स कब, कहां और क्या करने वाले हैं। एलन इस मशीन का नाम क्रिस्टोफर यानी कि अपने दोस्त के नाम पर रखता है। अब एक दिन एलन जब मिस क्लार्क के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है तो वो उसे समझाती है कि तुम्हें अपनी टीम के साथ मिलके काम करना चाहिए, वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करते। और उसके समझाने के बाद एलन अगले दिन सबके लिए सेब लेकर जाता है। ये देखकर सब हैरान होते हैं क्योंकि वो कभी किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था और उसके इस बदलाव के बाद उसकी टीम उसका साथ देना शुरू कर देती है। और एलेक्जेंडर जो पहले इस टीम का हेड था वो उसे एक पेपर देता है। उस पेपर में एलन ने जो मशीन बनाई है उसकी सेटिंग्स चेंज करने का तरीका होता है। वो कहता है कि मशीन के सेटिंग्स को इस तरह से चेंज करो, वो और भी जल्दी काम करना शुरू कर देगी। और एलन ऐसे ही करता है, मशीन चलना शुरू हो जाती है, लेकिन इसका कुछ भी आउटपुट नहीं निकलता, यानी कि वो मैसेज को डिकोड नहीं कर पाती। वहीं दूसरी तरफ हिटलर यानी कि जर्मन आर्मी ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा होता है। वो पूरे यूरोप में फैल चुकी होती है और यहाँ ये उन मैसेजेस को डिकोड करने में पूरी तरह से असफल होते हैं जो जर्मन आर्मी एक दूसरे को भेजती है। अब मंत्रालय एलन के पूरे प्रोजेक्ट से परेशान हो चुकी है क्योंकि वो उसे ऑलरेडी 85 लाख रुपए दे चुकी है और अभी तक उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। इसीलिए डेंस्टन एलन के पास आकर बोलता है कि तुम्हारी फंडिंग रोकी जाती है और तुम्हें इस काम से अब निकाला जाता है, यानी कि उसके प्रोजेक्ट को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। डेंस्टन बोलता है कि एलन को यहाँ से बाहर निकाल दो। जब वो उसे बाहर निकाल रहे होते हैं तभी एलेक्जेंडर और वो बाकी सारे लोग आ जाते हैं जो एलन के साथ काम करते हैं और वो बोलते हैं कि अगर आप
अपने एलन को निकाला तो हम सबको भी निकालना पड़ेगा। वो डेनिस्टन को यकीन दिलाते हैं कि एलन की मशीन काम करती है, हमें कम से कम 6 महीने का मौका दो और हम सारे मैसेजेस को डिकोड करके दिखा देंगे। डेनिस्टन बोलता है कि मैं 6 महीने का नहीं, सिर्फ 1 महीने का मौका दूंगा, और फिर भी इस मशीन ने काम नहीं किया तो मैं तुम में से किसी को भी यहाँ पर नहीं देखना चाहता। और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब इनकी टीम में जो जॉन क्लार्क होती है, उसके घर वाले उसे वापस बुला लेते हैं क्योंकि वो 25 साल की हो चुकी है, और वो एलन को बताती है कि मैं वापस जा रही हूँ, मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं। एलन उसे प्रपोज कर देता है, वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दरअसल वो नहीं चाहता कि जॉन क्लार्क वापस जाए, और इसके बाद ये दोनों एक हो जाते हैं। और जब इनका रिसेप्शन होता है तो एलन अपने दोस्त यानी कि अपने साथ काम करने वाले कैन क्रॉस को बोलता है, क्या हो अगर मैं क्लार्क के साथ प्यार भरा बर्ताव ना कर पाऊं? वो कहता है क्योंकि तुम्हें मर्द पसंद है, और एलन इस बात को एक्सेप्ट करता है कि वो होमोसेक्सुअल है। वो कहता है कि मेरे अतीत में मेरे कई लोगों के साथ रिश्ते भी रहे, ये बात मुझे क्लार्क को बता देनी चाहिए। लेकिन कैन क्रॉस उसे मना करता है कि ये बात क्लार्क को कभी भी मत बताना, क्योंकि कभी भी एक औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके पति के रिश्ते किसी दूसरे मर्द के साथ हैं। ये सुनने के बाद एलन अपनी मंगेतर क्लार्क को कुछ भी नहीं बताता। एक दिन जब एलन, क्लार्क और उसके सभी दोस्त एक बार में होते हैं तो वहां पे क्लार्क की एक दोस्त भी होती है जो उसी के साथ काम करती है, और जब ये आपस में बात करते हैं तभी क्लार्क की दोस्त मजाक में बोलती है कि मुझे शायद किसी से प्यार हो गया है, और वो एक जर्मन है। दरअसल ये जर्मन रेडियो टावर से जो मैसेज भेजे जाते हैं उन पर नजर रखती है, उन्हें रिकॉर्ड करती है। वो बताती है कि शायद मुझे उससे प्यार हो गया है, लेकिन उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। एलन पूछता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? वो बताती है क्योंकि वो हमेशा अपना मैसेज 5 लेटर्स के साथ ही शुरू करता है, और वो है CILLY, इसीलिए मुझे लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड का नाम सिली है। एलन कहता है कि प्यार ने जर्मन्स को मरवा दिया, और वो वहां से भागता हुआ उस जगह जाता है जहां पर उसकी मशीन होती है। एलन अपने दोस्तों को बोलता है कि अगर क्रिस्टोफर को यानी कि मशीन को पहले से कुछ लेटर्स पता हो तो वो उन लेटर्स के हिसाब से अपने आप ही वर्ड्स बना सकता है, जैसे क्रॉसवर्ड में होता है। अब रोज सुबह जो 6 बजे मैसेज भेजा जाता है उसमें एक तो आसमान यानी कि वेदर की रिपोर्ट होती है, और उसमें यह भी लिखा होता है हिटलर की जय, यानी कि आसमान और हिटलर की जय में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो इन्हें पहले से पता है कि कहां पर होंगे, और वो उन वर्ड्स को मशीन में फीड कर देते हैं और मशीन चलाते हैं। और कुछ देर बाद मशीन चलने के बाद रुक जाती है, और अब इनके पास सारे अल्फाबेट्स एक ऑर्डर में आ जाते हैं। जैसे किसी ने ए की जगह बी यूज किया है तो इन्हें पता है यहाँ पर बी का मतलब ए है। इसके बाद ये इस गुत्थी को सुलझाने के बाद उस जगह पर जाते हैं जहां पर एनिग्मा मशीन होती है, और आज सुबह का जो मैसेज होता है ये इन वर्ड्स की मदद से उस मैसेज को डिकोड कर देते हैं, और इन्हें ये पता चल जाता है कि आज सुबह का मैसेज क्या था। अपनी कामयाबी से ये सब के सब बहुत खुश होते हैं, और जब अगले दिन सुबह का मैसेज आता है तो ये उसे भी डिकोड कर लेते हैं, और इन्हें पता है कि जर्मन आज कहां पर हमला करने वाले हैं, वहां पर कई लोग हैं। और जब अलेक्जेंडर ये सारी की सारी बातें कमांडर डेनिस्टन को बताने वाला होता है तो उसे एलन बोलता है कि ऐसा मत करो। वो उसका टेलीफोन उठाकर फेंक देता है। अलेक्जेंडर उसे एक पंच मारता है क्योंकि वो इस हमले को रोकना चाहता है। वहां पर निर्दोष लोग हैं, आम लोग हैं। एलन बोलता है कि अगर हमने बात कमांडर डेनिस्टन को बताई तो वो ये हमला रोक देगा, और जर्मन्स को, नाजीज को ये पता चल जाएगा कि हमारे पास उनके एनिग्मा का तोड़ है, यानी कि हम मशीन की भाषा जानते हैं, और वो 1 हफ्ते के अंदर मशीन की सारी लैंग्वेज को, सारी प्रोग्रामिंग को चेंज कर देंगे, और उसके बाद हम उनके मैसेजेस को डिकोड नहीं कर पाएंगे। हालांकि जहां पर हमला होने वाला है वहां पर इन्हीं की टीम में से एक लड़के का भाई भी होता है। वो कहता है कि हमें इस हमले को रोकना चाहिए, लेकिन एलन बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, और वहां पर आपसी जज्बातों की कोई वैल्यू नहीं है। और कुछ ही देर बाद उस जगह पर हमला होता है, और वहां पर सब के सब मारे जाते हैं। इसके बाद एलन अपने एक ऑफिसर से मिलता है और उन्हें बताता है कि हमने सारे मैसेजेस को डिकोड करने का तरीका ढूंढ लिया है, और हम सारे हमलों को नहीं रोक सकते। अगर हमने ऐसा किया तो जर्मन्स को पता चल जाएगा कि हमने एनिग्मा मशीन को डिकोड कर दिया है, और वो उसकी पूरी लैंग्वेज को बदल देंगे। वो कहता है कि हम जिन भी हमलों को रोकेंगे उसके लिए आपको एक झूठी कहानी बनानी पड़ेगी, और उस कहानी को आपको जर्मन्स तक पहुंचाना पड़ेगा, ताकि उन्हें ये लगे कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें दूसरे सोर्सेज के थ्रू मिलती है। उन्हें कभी इस बात का शक नहीं होना चाहिए कि हमने एनिग्मा मशीन का तोड़ बना लिया है। यहाँ तक कि इस बात का कमांडर डेनिस्टन को भी पता नहीं चलना चाहिए।
और आगे ये लोग इसी तरह से काम करते हैं। अब जब ये काम कर रहे होते हैं तभी एलन को पता चल जाता है कि उनकी टीम में जो कैन क्रॉस है, जिसे ये पता है कि एलन एक होमोसेक्सुअल है, वो दरअसल जर्मन्स का एक जासूस है। वो उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है और वो ये बात कमांडर डेनिसन को बताना चाहता है। लेकिन कैन क्रॉस बोलता है कि अगर तुमने बात डेनिसन को बताई तो मैं भी तुम्हारी होमोसेक्सुअल वाली बात बता दूंगा। और ये वो वक्त होता है जब होमोसेक्सुअल होना एक बहुत बड़ा अपराध है, जिसके लिए एलन को सजा भी हो सकती है। एलन जब ये बात स्टूवर्ट को, जो कि इनका चीफ होता है, उसे बताता है तो वो कहता है कि हमें ये सब पहले से पता था। और कैन क्रॉस जो भी मैसेजेस जर्मन तक पहुंचाता है वो सब प्लांटेड थे। उससे हमें फायदा ही होता था क्योंकि उसके अंदर तुम्हारी जैसी समझ नहीं है। अब एलन अपनी मंगेतर क्लार्क को बोलता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ पर खतरा है, तुम अपने मम्मी पापा के घर चले जाओ। लेकिन वो जाने से मना करती है। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एलन उसे बताता है कि मैं होमोसेक्सुअल हूँ। वो कहती है कि मुझे शक था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। लेकिन एलन कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैंने तुमसे एंगेजमेंट इसलिए की ताकि तुम यहाँ पर रुककर हमारी मदद कर सको। इस बात से उसे बहुत दुख होता है और वो एलन को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारे बारे में दूसरे लोग जो भी कहते हैं वो सब कुछ सच है, तुम सच में एक घमंडी हो। और वो वहां से चली जाती है। और अगले 2 सालों तक एलन उन मैसेजेस को डिकोड करता है जो जर्मन्स अपने सैनिकों को हमला करने के लिए भेजते थे। एलन और उसकी टीम ये डिसाइड करती है कि किसको जीना है, यानी कि किस हमले को रोकना है और किसको होने देना है, ताकि जर्मन्स को अपनी छोटी जीतों से ये लगे कि उनकी मशीन को अभी तक किसी ने डिकोड नहीं किया है। लेकिन जो बड़े बड़े हमले, बड़ी बड़ी जंग थी, उन सब को एलन ने अपनी मशीन से उनके मैसेजेस को डिकोड करके जर्मन्स को बहुत बड़ी शिकस्त दिलाई होती है। और 2 सालों के बाद ये जंग खत्म हो जाती है। कहा जाता है कि इस जंग को ब्रिटेन कभी जीत ही नहीं पाता अगर एलन उस मशीन को ना बनाता, क्योंकि जर्मनी उस वक्त बहुत ज्यादा पावरफुल था। और इस जीत के बाद जो चीफ होता है, जिसका नाम स्टूवर्ट है, वो बोलता है कि अपनी मशीन को, अपने पेपर्स को जला दो, फेंक दो, और किसी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने इस प्रोजेक्ट पे काम किया था। और अब तुम सब अपने अपने घर जा सकते हो। अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहां पर यह पता चलता है कि एलन के घर में रात को चोरी नहीं हुई थी, बल्कि वहां पर कोई मैन था, यानी कि कोई मेल था, जिसके साथ उसके शारीरिक संबंध है। और इस वक्त में होमोसेक्सुअल होना एक बहुत बड़ा अपराध होता है। इसीलिए एलन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जज एलन को बोलता है या तो तुम्हें 2 सालों के लिए जेल जाना होगा या तुम्हें अपनी हार्मोनल थेरेपी करनी होगी ताकि तुम्हारे दिमाग में इस तरह के ख्यालात ना आए। एलन हार्मोनल थेरेपी को चुनता है, जिसकी वजह से वो काफी कमजोर हो जाता है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। और जब एक दिन क्लार्क उसे मिलने के लिए आती है और वो देखती है कि एलन पूरी तरह से इमोशनली ब्रेक डाउन हो चुका है, वो कहती है कि तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। एलन बोलता है कि मैं कभी भी अकेला नहीं था। दरअसल जो उसकी मशीन का नाम था क्रिस्टोफर, वो उसके बचपन के दोस्त का नाम था जो बचपन में ही गुजर जाता है। लेकिन एलन अपनी यादों में हमेशा उसे जिंदा रखता है और इसीलिए वो अपनी मशीन का नाम क्रिस्टोफर रखता है। क्लार्क को उससे बहुत सहानुभूति होती है क्योंकि उसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्लार्क उसे बोलते कि आज जिस ट्रेन में मैं आई वो एक शहर से गुजरी और अगर तुम ना होते तो वो शहर कभी होता ही नहीं, क्योंकि इन्होंने जर्मन मैसेजेस को डिकोड करके बहुत सारे शहरों को बचाया होता है और वो शहर भी उनमें से एक होता है। क्लार्क उसे बोलती कि तुमने हजारों लाखों लोगों की जान बचाई है, तुम कोई आम इंसान नहीं हो। कई बार लोग जिन्हें काबिल नहीं समझते वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं कर सकते। ये वही बात होती है जो बचपन में क्रिस्टोफर ने एलन को कही थी और एलन ने कभी क्लार्क को कही थी। इस बात से एलन को तसल्ली मिलती है। लेकिन एलन अपने ट्रीटमेंट के ठीक 1 साल बाद 7 जून सन 1954 को साइनाइड से सुसाइड कर लेते हैं। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 41 साल थी। ब्रिटिश लॉ के अकॉर्डिंग सन 1885 से 1967 तक 49,000 लोगों को होमोसेक्सुअल होने की वजह से सजा दी जा चुकी थी। लेकिन एलन ट्यूरिंग की मृत्यु के कई सालों बाद सन 2013 में क्वीन एलिजाबेथ II ने पॉस्थ्यूमस रॉयल पार्डन दिया, यानी कि जो भी उनके ऊपर इल्जाम लगे थे वो पूरी तरह से हटा दिए गए और उन्हें उनके काम के लिए सम्मानित भी किया गया। इस फिल्म में एलन ट्यूरिंग जो मशीन बनाते हैं उसका नाम क्रिस्टोफर रखते हैं, लेकिन असल जिंदगी में उस मशीन का नाम बॉम्बी था। तो ये थी एलन ट्यूरिंग की जिंदगी की पूरी कहानी। ये फिल्म सन 2014 में रिलीज हुई थी
और इस फिल्म का पूरा बजट था $14 मिलियन और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी $234 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।